तो चलिए भैया बात करेंगे फिर से आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे व्याख्या के साथ। तो मेरे भाई फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, पहला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो सभी को पता है वैशाली में हुआ था। अगर ग्राम में पूछा जाए तो कुंड ग्राम था। कौन सा था? कुंडग्राम था। कब हुआ था? 540 इस बीसी में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 540 बीसी में जो है इनका जन्म होता है। और पूछा जाता है कि इनके पिता जानते हैं? पिता का तो नाम पता ही है भाई साहब, सिद्धार्थ है। इनके माता का नाम जो है वो त्रिशला है, जो चेटक की बहन थी। ठीक है, और मृत्यु की बात करें इनकी, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो ध्यान रखिएगा, मृत्यु कब होती है? तो 468 ईसा पूर्व में होती है। कितने वर्ष की आयु में? तो ध्यान रखिएगा 72 वर्ष की आयु में जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये जो थे जैन धर्म के को थे, तीर्थंकर थे 24वें कि महात्मा बुद्ध थे? महात्मा बुद्ध थे भाई साहब, महात्मा बुद्ध थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा आपका। हाँ, ये सारनाथ की बात करें ना हम लोग, सारनाथ, तो सारनाथ में सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने दिया है ये वाला, कि जो है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो है आया था यहाँ पे। तो वो आया था आपका फाहयान। कौन आया था मेरे भाई? फाहयान। फाहयान। फायान जो है एक विदेशी यात्री था जो इसके शासनकाल में आया था। और इसकी एक बुक आती है, इसका एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है फो क्यों की। ठीक है ना, बहुत बार पूछा जाता है फो क्यों की। ठीक है ना, फो क्यों की ग्रंथ की जो है इसने क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रथम राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जो इसकी प्रथम राजधानी थी वो थी आपकी कौन सी? पाटलिपुत्र। ठीक है, वो कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो है इसकी प्रथम राजधानी थी। और पूछा जाता है कि इसकी द्वितीय राजधानी क्या थी? तो द्वितीय इसकी राजधानी मेरे भाई ध्यान रखिएगा वो था आपका उज्जैन। कौन सा था? दूसरी राजधानी जो था वो था आपका उज्जैन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है ना मेरे भाई? तो इतना चीज़ें हम ध्यान रखना है। फिर नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो वो था वराह मिहिर। कौन था मेरे भाई? वराह मिहिर। बाकी विशाख दत्त, मुगलाना, ब्रह्मगुप्त सॉरी, ब्रह्मगुप्त। और उसके बाद से एक और नाम याद रखिएगा, कालिदास। कौन है भाई? कालिदास। अब वो कालिदास की किताब मैंने बताया था आपको, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नहीं देखा वीडियो तो पिछला जरूर देख लीजिएगा भाई, व्याख्या वहाँ पे अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? इस प्रथा को बुलाया जाता था तुलाभार। क्या कहते थे भाई जी? तुलाभार। ठीक है, तो इसमें तो व्याख्या करने के लिए नहीं है, चलते हैं अगला। अगला है कि एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जानते हैं, आगरा में है भाई साहब। ठीक है, किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और ये किसकी दरगाह है? तो ध्यान रखिएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। अगला देखें, अगला है कि गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, यह कहाँ का हिस्सा है? तो मेरे भाई ये हिस्सा है आपके बीजापुर का। कहाँ के हैं? बीजापुर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इस मकबरे में फारसी, हिंदू और पठान वास्तुकला का प्रभाव जो है दिखाई देता है आपका। और यह गहरे भूरे रंग के बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किससे? तो ध्यान रखिए, बेसाल्ट चट्टान से जो है ये क्या है? निर्मित है। अगला, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो ये जो संकलित किया है मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये होगा आपका कन्नड़। किसमें? कन्नड़ में जो है संकलित किया हुआ है। ठीक है ना? हाँ, ये जो है बसव पुराण के रचयिता भी हैं, ध्यान रखिएगा। किसके रचयिता? बसव पुराण के रचयिता भी कौन है? यही है आपके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गुरु बसव। अगला है
कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये किए थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब? 1912 में। अरे 1912 में, ठीक है, 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी ना। हाँ, तो अल हिजज प्रकाशन किया था। और इसे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन 1914 में प्रेस अधिनियम के तहत जो है ना, अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, इंडिया फ्रीडम। कौन है मेरे भाई? इंडिया फ्रीडम। इंडिया फ्रीडम जो है, इनकी क्या है? एक आत्मकथा है। किन की? अबुल कलाम आज़ाद की। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? तो चरमपंथी नेता नहीं है, वो है आपके कौन से? तो वो है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है चरमपंथी के नेता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक संविधान की मांग करने वाले, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भाई इनका कथन है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। संविधान की मांग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, ठीक है, स्वराज के माध्यम से जो है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? बताइए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो वो है आपके एडविन लुटियंस, यानी एडविन लुटियंस ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करें कि 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में पूरा हुआ था। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बनाया जाता है ना, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। शुरुआत में इसका इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में जो इसका नाम था ना, ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था। और इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। उद्घाटन की बात करें तो किसने किया है? लॉर्ड इरविन ने किया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इरविन ने उद्घाटन इसका किया, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मैंने बताया था ना, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ना भाई, प्रकृति के संबंधित, प्रकृति से संबंधित, वो सभी किस में आएंगे? प्राथमिक आएंगे। यानी खनन प्राकृतिक का है। बैंकिंग और शिक्षा ये सेवा है ना भाई साहब, और सेवा हमेशा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब जैसे कि भैंस से दूध प्राप्त हो गया तो ये प्रकृति में आ जाएगा। और दूध से जैसे ही हमने क्या बना दिया मेरे भाई? पनीर बना दिया। तो विनिर्माण की प्रक्रिया किस में आती है? ऑप्शन नंबर डी बोले तो ये तो क्या हो जाएगा? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका खनन होगा, ठीक है, जो प्राकृतिक चीजें निकाली जाती हैं जैसे खनन के द्वारा। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पर जोर देना था। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उस पर जोर देना था। किसका जोर देना था भाई? तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र का जोर देना था। ये कब हुई थी? तो 1956 से 61 के बीच। कब? 1956 से जो है 61 के बीच ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी हुई थी, यानी कि ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि इनमें से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो सूक्ष्म वित्त मूल संस्थानों का जो मूल सिद्धांत नहीं है वो है, ध्यान रखिएगा, बड़ी ऋण राशियाँ। कौन है? बड़ी ऋण राशियाँ, ठीक है। अगला देखें कि आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है मात्रात्मक और एक है गुणात्मक नियंत्रण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर जिस जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिरोपित किया जाता है उस गंतव्य पर जहाँ वस्तु या सेवाओं की क्या होती है? खपत होती है, वहीं पे क्या किया जाता है? अधिरोपित किया जाता है। और आपको बता दें कि जीएसटी की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1 जुलाई 2017 से होती है। कब होती है? 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था क्या हो जाती है? लागू हो जाती है, ठीक। अगला, और अगला देखिए ये वाला, इसमें बोला है कि उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो मेरे भाई देखिए, यानी कि जो विशाल, अगर पूछा जाए आपसे कि जो विशाल महासागर था, ठीक है, जो विशाल महासागर था उसको कहा जाता है पेंथालसा। क्या कहा जाता है? पेंथालसा कहा जाता है। और जो पेंजिया है ना, जितने भी महाद्वीप थे वो सारे महाद्वीप जो थे एक थे, और एक महाद्वीप को कहा गया था क्या?
पेंजिया, तो इसका राइट तो आंसर पेंजिया होगा। अब यही पेंजिया जो है दो भागों में बढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है, यही पेंजिया दो भागों में बढ़ता है। एक जो भाग होता है इसके ऊपर वाला होता है, ठीक है, और एक भाग इसके नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाला जो होता है ना, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है अंगारा लैंड। क्या बोला जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे वाले को भाग के बोलते हैं, यानी कि ये वाला भाग जो बोला जाता है, ठीक है, ये वाला भाग जो दिख रहा है इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोंडवाना, क्योंकि भारत किस भूमि का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ठीक है, भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बीच में जो जल है ना, इसके बीच में जो जल देखेंगे ये वाला, ठीक है, यानी कि इधर दो भागों में बट गया, एक इधर बट गया, एक ऊपर की तरफ बट गया। अब बीच में जो भाग है वो जल होता है और इसी को कहा जाता है टेथिस सागर। क्या कहा जाता है मेरे भाई, बीच वाले भाग को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है, टेथिस सागर के नाम से इसको जाना जाता है। ये किसने सिद्धांत दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पेंजिया, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। देखिए, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो प्राथमिक तरंगे होती हैं, और इन प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पी तरंगे के नाम से जाना जाता है। वही द्वितीयक या गौड़ भी तरंगे इसी को बोला जाता है, द्वितीयक कही या गौड़ तरंगे भी बोलिए, ठीक है, या इसी को आप एस तरंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एस तरंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद से एक धरातलीय या दीर्घ तरंग होती है जिसको किसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे तेज चाल जो होती है वो किसकी होती है, प्राथमिक तरंग की ही होती है, ठीक। अगला है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, वो है डोवर जलडमरू मध्य। इसके पहले आया था ना भाई, चर्चा किए थे कि नहीं, नहीं शायद किए थे, ठीक है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य की बात करें तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की बात करें तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जलडमरू मध्य ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। और गंगा जो है ये उत्तराखंड, कहाँ से भाई, उत्तराखंड के हिमनद ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि उद्गम जो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है ना, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यह जो है हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि हरिद्वार हरिद्वार से जो है ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है। इसका मिलन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसका नाम है प्रयागराज, और प्रयागराज में जो है इसका मिलन होता है किससे, इसका मिलन होता है आपके यमुना से होता है, ठीक है। और ये बंगाल में पहुंचती हैं और बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक भागीरथी के रूप में और एक हुगली के रूप में। एक भागीरथी के रूप में और एक किसके रूप में, एक जो है आपके हुगली के रूप में जो है बट जाती हैं। और यही भागीरथी बांग्लादेश में पहुंचने पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोसी आप जानते हैं बिहार की शोक नदी है, ठीक है ना, कोसी जो है बिहार की शोक नदी है। अगला है कि मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली जो है सबसे अधिक प्रभावी है, तो वो है फसल चक्रानुक्रम। कौन है मेरे भाई, फसल चक्रानुक्रम, यानी कि सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आप समझ रहे हैं ना, नीलगिरी पहाड़ियाँ, बिल्कुल सर, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ना वो आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है तो देखें ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और काफ़ी उगाई जाती है, बिल्कुल। ये कर्नाटक एक पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं तमिलनाडु का है तो कर्नाटक कैसे बोल दिया, यानी कि यही सही होगा आपका। इसका डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है सारे पॉइंट इसमें, ठीक है। अगला है कि गोदावरी नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी के संबंध में कह रहा है कि ये घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, नहीं ये जो है गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाट प्रभा जो है ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है।
गलत है तो गलत यही हो जाएगा, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी ये पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, ठीक है, जिसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों से को कवर करता है, और ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, जाकर गिर जाती है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। तो गंगा नदी पर बना जो बांध है वो कौन सा बांध है मेरे भाई, तो वो है, ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध। कौन सी बांध है, टिहरी बांध जो है, और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर बनाया गया, ठीक है। और गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी के नाम से जो है जाना जाता है। आप समझते हैं ना। चमेरा बांध की बात करें तो देखिए, चमेरा बांध जो है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। और कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ कोयना बांध की, तो कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर ही है, लेकिन ये ध्यान रखने का कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ पे है, कोयना नदी पर ही है, महाराष्ट्र में है। रिहंद बांध की बात करें तो बहुत पूछा जाता है, रिहंद नदी पर ही है, और कहाँ पे है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस खिलाड़ी लकड़ी का जो है सॉरी किस लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, तो बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं, ये गाना बजता है ना भाई सब क्रिकेट में जब छक्का लगता है। तो बिल्लो नामक एक पेड़ है, और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम सैलिक्स, क्या होता है भाई साहब, सैलिक्स होता है, सैलिक्स, ध्यान रखिएगा, एल्वा, सैलिक्स एल्वा, ठीक है ना, सैलिक्स एल्वा जो है ये पाया जाता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह जो है कहाँ पे स्थित है भाई साहब, तो ये है आपके D, ईरान में है भाई साहब। ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह ये है आपका, ठीक है ना, ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह जो है यही है आपका। ये स्थल से घिरा हुआ है, इसे गोल्डन गेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो 14 से 18, 14 से 18 समानता को उल्लेख किया गया है। क्या मैं 14 से 18 को बताता हूँ। 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। 15 में धर्म जाति मूलवंश लिंग जन्म स्थान पर आधार है, ठीक है ना। 16 की बात करें, ऐसे सुनते रहिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत खत्म। 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। मेरे भाई 19 से 22 के बाद बीच में बात करें तो 19 से 22 तक जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है, ठीक है। उसके बाद से 23 से 24 की बात बीच में बात करें तो भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 25 से 28 के बारे में बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किसके, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। और एक और छूटता है 29 से 30। अगर 29 से 30 के बीच में बात करेंगे मेरे भाई, तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संबंध में जो है 29 और 30 आपको बताता है। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है, जिनकी संख्या 50% से कम होती है उसे अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान का मानक मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। मानव तस्करी और जबरन श्रम यानी कि जो है जबरदस्ती काम उसको क्या करना, कराना, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके अनुच्छेद 23 से, ठीक है, अनुच्छेद 23 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो शोषण ही हो रहा है ना भाई एक तरह से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो सभी को पता है कि जो शामिल किया गया था मेरे भाई किसके द्वारा किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब होता है, 1978 में होता है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन इसी के तहत किया गया था। इसी 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत बार संशोधन हुआ भाई साहब। और 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है ना, शिक्षा से संबंधित अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन होता है, तो भारत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। किसके, केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है।
चलिए अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? नहीं, बिल्कुल सर यही होता है, भारत का प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब? 6 अगस्त 1952 को हुआ था, डेट याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? सभी को पता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अरे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी 42वां तो बात किए हैं हम, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन करने वाला है भैया कौन है? वो है आपके वित्त मंत्रालय। ठीक है, कौन है? वित्त मंत्रालय। अगला कि उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पंथाड़ू, शिशु, बीसू जो है, शिशु नहीं है, बीसुआ संक्रांति के भारत के सभी त्यौहार एवं इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो वो है कौन सा भैया? तो वो है आपके नए साल की शुरुआत करते हैं भाई साहब। ठीक है, यक्षगान आप जानते हैं कर्नाटक का है भाई साहब। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक है। किस भारतीय लोक की प्रस्तुति है? तो कर्नाटक की है भाई। ठीक है, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला ये है विश्व पर्यावरण दिवस, जो सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। अरे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, पहली बार 1974 में मनाया गया था, 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको यूएनडीपी बोलते हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका केंद्रित है। तो देखिए इसको बात करें तो ये कहाँ होगा भाई? तो ये होगा आपका विकास, वैश्विक विकास की चुनौतियों को समाधानों पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जीएसएलवी का पूरा नाम पूछ लिया है तो देखिए इसका नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या जियो स्टेशनरी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जियो स्टेशनरी भी आपका सही हो सकता है। तो चलिए आगे बात करें, अगला है कि इनमें से किस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? सभी को पता होगा, रोजर फेडरर भाई, बहुत चर्चा में है रोजर फेडरर। ठीक है, तो इस बार संभावना है बहुत सारी जो है पूछे जाने की प्रश्न। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इनके बारे में खासतौर से काफ़ी जो है परिचित हैं भाई साहब। ठीक, अगला देखें, अगला है कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो है भाई जो रूट। कहाँ के है जो रूट? चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हैं भाई साहब। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने के साथ अपने 100वें टेस्ट में यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। वही 98, 99 और 100वें के टेस्ट में शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए भाई साहब। ध्यान रखिएगा, 98, 99 और 100वें में कौन बने हैं? जो रूट, चूँकि कहाँ के हैं? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के कप्तान है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो देखिए हॉकी से संबंधित संतोष ट्रॉफी आप जानते हैं किससे संबंधित है? अरे सर संतोष ट्रॉफी तो ये तो फुटबॉल से है। कहाँ से? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी है और उसके बाद से सुब्रतो कप भी है, ये भी किससे है? दोनों फुटबॉल से है। रणजी तो क्रिकेट से है भाई साहब। तो इसका मतलब होगा कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? बॉम्बे गोल्ड कप। कौन सा है मेरा भाई? बॉम्बे गोल्ड कप, एनडी इसका राइट होगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, होनोलुलु है हवाई द्वीप की राजधानी। उसके बाद से चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या होती है? सभी को पता है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और उसके बाद से प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ठीक है, अगला है कि लड़का 20 न्यूटन भार, यानी कि भार का मतलब mg दे दिया है, कितना न्यूटन? 20 न्यूटन, और 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि तो किया गया कार्य। तो W बराबर mgh होता है ना, सीधा गुणा कर दो, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अरे ना 120 है ना, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 240, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mgh होता है। डायरेक्ट रख दो, खत्म कहानी। ठीक है, अगला है कि इनमें से विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है भाई साहब? तो वो है आपका ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा, जो कि क्या है? एक अधातु है। क्या है भाई साहब? अधातु है। अधातु के साथ कार्बन का एक क्या है? अपरूप भी है।
इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए जो प्रयोग लाया जाता है वो है आपका सी, रिवर्स परासरण। कौन है भाई साहब? रिवर्स परासरण। ठीक है। अगला अगला है कि किस अधिनियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो होता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, वो होता है बायल के नियम के अनुसार। वो बताते हैं कि जो दाब है ना उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला अगला है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो वो है आपका भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4 अम्लों का राजा। बैटरी में प्रयुक्त होता है भाई साहब H2SO4। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट के शरीर में हमेशा बनता रहता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, साधारण नमक जिसको बोला जाता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। अगला एक निम्न में से क्या जाइलम को वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो वो बनाता है कौन सा? लिग्निन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिग्निन बनाता है। ठीक। और अंतिम प्रश्न है भाई साहब, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो नवजात बालिका की बात हो रही है ना, तो 44 गुणसूत्र और उसके बाद से क्या होते हैं? 100 और 100 होते हैं। बालिका के बारे में बात हो रहा है ना भाई, तो 1 से 100 होगा। 100 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दोनों तो कभी नहीं होंगे, तो होंगे तो यही होंगे। अब पुरुष में तो जानते हैं 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 जोड़ी पाए जाते हैं। 44वां गुणसूत्र सभी में समान होता है, यानी 1 से 100 होता है, तो इसको ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, ऑटोसोम कहा जाता है। समजात गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, इसको ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है। और हेट्रोसोम उसको कहा जाता है जिसमें एक पुरुष का क्या होता है? X और Y होता है, बिल्कुल अलग होता है। हेट्रोसोम उसको कहा जाता है जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। चलिए, तो ये 50 प्रश्न हो गया। एक रीजनिंग का आ गया भाई, कह रहा है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द में है? अनाज का ढेर होता है ना, तो कागज का क्या होता है? आप कहते हैं बंडल होता है सर। तो मेरे भाई ये जो है 50 से 51 प्रश्न जो भी है समझ में आए तो प्लीज़ यार शेयर करिए, थोड़ा सा मदद कर देंगे भाई, सब काम हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर मैं आता रहूँगा ऐसे ही। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।